हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत किया जाता है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जैम 2020 से लेके जैम 2010 तक विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो भाई जैम कैम पे आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। उससे पहले भाई मैं थोड़ा यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताना जरूर चाहूँगा यहाँ पे कि भाई अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके ये पीडीएफ ले सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिए आपको सर्च करना है जैम कैम 2020। ठीक है, उसके बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है भाई। अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आईआईटी जैम 21 के लिए 22 के लिए तो आप प्ले स्टोर से पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे फ्री कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए भाई उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा सा एनालिसिस है, वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ही, आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर भी ये आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो ये पूरा एनालिसिस है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए भाई अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और भाई सबसे पहला ही क्वेश्चन बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, है ना। जैम 2020 का अगर आप कहोगे वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था, सबसे टफ क्वेश्चनों में से था ये जैम 2020 का क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन था। आइए डिस्कस करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन shown in the scheme 1 the concentration profile of different species provided। तो भाई एक स्कीम 1 आपको गिवन है और एक स्कीम 2, यानी कि स्कीम 1 में आपको कुछ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और ये सारे सीरीज में है। किसमें है? सीरीज में है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। फिर उन्हीं से उनके ग्राफ बनाए गए हैं। ठीक है, अब ये कह रहा जो ये ग्राफ बनाए हैं इसको देख के बताइए कि इस K1 K2 K3 K4 इनमें क्या रिलेशन है ना। K1 K2 K3 इनमें रिलेशन क्या है। तो ये क्वेश्चन भाई बहुत ही एडवांस लेवल का है। इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट करवाऊंगा क्योंकि कंसेप्ट से ही ये चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए भाई होता क्या है, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है ना। तो मान लो कि यहां पे अगर आपके पास ए है ना, यहां पे मान लो कि आपके पास कोई ए रिएक्टेंट है, वो आपका कन्वर्ट हो रहा है बी में। ठीक है, पहले वो बी में कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सी में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए आपका K1 डिफाइन है, इसके लिए आपका K2 डिफाइन है। ठीक है भाई, K1 K2 डिफाइन, ये सीरीज में है। एक ऐसा ही पैरेलल भी होता है कि ए से आपके दो बन सकते हैं, है ना। ए से आपका बी भी बन सकता है और ए से आपका सी भी बन सकता है। वो पैरेलल रिएक्शन होती है, सीरीज का क्वेश्चन था। ठीक है, अब आओ भाई, ठीक है इसको देख लेते हैं। यहां पे K1 K2 आपका हो गया, बिल्कुल सही है। अब देखो होता क्या है यहां पे भाई, हमें मान लो कि T इज इक्वल टू 0 पे बात करोगे तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मैं मान लेता हूं कि A0 रही होगी, इसकी 0 रही होगी और इसकी भी 0 रही होगी। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो ओनली रिएक्टेंट अवेलेबल है वहां पे। ठीक है, अब किसी T इज इक्वल टू T टाइम की अगर आप बात करोगे तो यहां पे आप लिखोगे A0 माइनस एक्स लिखोगे, है ना। यहां पे अगर x लिखोगे तो यहां पे भी x, क्योंकि जितना यहां से डिसोसिएट होगा इतना यहां पे बनेगा, और यहां से x माइनस वाई लिखोगे क्योंकि y यहीं से बनेगा। ठीक है, अब होता क्या है भाई, यहां पे आपको ना ए की, यहां पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ए है आपका, है ना, या फिर ये जो आपका बी है या फिर ये जो आपका सी है, इनकी कंसंट्रेशन बताइए एज द फंक्शन ऑफ टाइम। भाई इतने टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, बी की कंसंट्रेशन क्या है, सी की कंसंट्रेशन क्या है। तो इसके लिए क्या सोल्व करना पड़ता है भाई हमें, है ना, काफी ज्यादा इंटीग्रेशन, काफी डेरिवेशन सोल्व करना पड़ता है। तो फिर वहां से हमारे पास फार्मूला निकल के आते हैं, तो वो फार्मूले मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, कभी डिटेल क्लास लेंगे उसके ऊपर। तो यहां पर मैं वो तीनों फार्मूले लिखवा देता हूं भाई। अगर आप ए की बात करोगे कि ए की कंसंट्रेशन क्या होगी किसी टाइम टी पे, ए की कंसंट्रेशन क्या होगी किसी टाइम टी पे, तो वो होगी आपका A0 इंटू में ए की ई की पावर माइनस K1T। जैसे कि हम फर्स्ट ऑर्डर में निकालते हैं वही इसकी वैल्यू यहां पे होने वाली है। ठीक है, अगर आप बात करोगे यहां पे बी की, कि बी की कंसंट्रेशन क्या होगी किसी टाइम टी पे, तो वो होगी यहां पे भाई K1 करना है, यहां पे A0 ही करना है, यहां पे आपको K2 माइनस K1 करना है। ये कहां से आई, है ना, पूरा डेरिवेशन होता है, लेकिन अभी के लिए याद रखें आप। ठीक है, यहां पे आएगा ई की पावर माइनस K1T और यहां पे आएगा ई की पावर माइनस K2T। तो ये बी की कंसंट्रेशन आ जाएगी किसी टाइम टी पे।
ऐसे ही अगर आप C की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी भाई, वो आएगी आपका K2 इंटू में K1, यहां पे आपका A नोट, यहां पे आप लिखोगे K2 माइनस में K1 और यहां पे आप लिखोगे 1 माइनस e की पावर माइनस K1t डिवाइड बाई K1, इसी प्रकार माइनस 1 माइनस e की पावर K2 और डिवाइड बाई इसको K2 से डिवाइड करोगे तो ये तीनों की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ये तीनों की कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसके बाद एक और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है भाई, हमारे पास दो केस यहां पे बनते हैं। तो सबसे पहला केस यहां पे जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो ये पढ़ना है कि जब आपका जो K1 है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो K2 के कंपैरिजन में, कि K1 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू K2, कि K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे, K2 से। ऐसे केस में बताइए ग्राफ क्या होगा। पहली बात आप समझो यार, यहां पे K1 की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है, कि K1 की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये जो हमारी पहली रिएक्शन रही होगी A से B का कन्वर्जन, A से B का कन्वर्जन वेरी फास्ट रहा होगा, A से B का कन्वर्जन वेरी फास्ट रहा होगा। इससे मैं दो बातें जान सकता हूं, है ना, इससे मैं दो बातें जान सकता हूं। देखना भाई, पहली बात तो अगर ये रहा तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि K1T भी ग्रेटर रहा होगा किससे भाई, आपका K2T से। ये लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहीं से मैं एक और पॉइंट लिख सकता हूं कि अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो माइनस अगर आप लोगे दोनों साइड तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो आपका माइनस K1T है, माइनस K1T है जो आपका, वो आपका बहुत छोटा हो जाएगा अब K2 से। ठीक है, अब इससे देखो यार, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो यहां पे A की जो कंसंट्रेशन होगी वो टेंड्स टू 0 होगी। अरे भाई K1 की वैल्यू ज्यादा तो A बहुत ज्यादा B में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 0 को टेंड्स कर रही होगी, लगातार डिक्रीज कर रही होगी, है ना। दूसरी बात क्या होती है कि यहां पे अगर B की बात करोगे कि B की कंसंट्रेशन क्या आएगी, देखो ये कहां से निकाली मैंने, है ना। तो देखो अगर मान लो कि आपका अब यहां से आपको पता लग गया कि K1 माइनस K1T तो बहुत छोटा है, इसको निगलेक्ट कर सकता हूं। इस फॉर्मूला में आप यहां पे निगलेक्ट कर दो, किसको भाई, किसको निगलेक्ट कर सकते हो, K1 को, है ना। यहां से K2 को करोगे भाई, यहां से K2 को करोगे, क्योंकि K2 की वैल्यू कम है, K2 से K2 की, इसको निगलेक्ट किया, इस K1 से ये K1 कट जाएगा यहां पे। इसी प्रकार भाई माइनस में माइनस K1T छोटा है, ये यहां से हटेगा, इसको माइनस से माइनस कटेगा, है ना। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इस B की वैल्यू आ जाएगी यहां पे, क्या आएगी भाई आपके पास ये, और यहां पे माइनस K2T क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी B की, है ना। B की ये वैल्यू कब आ जाएगी, जब K1 फर्स्ट वाला रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा। इसी प्रकार आप C की भी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार आप C की भी निकाल सकते हैं। तो C में क्या करोगे भाई, देखो, है ना, अब ये देखो K2 गया यहां से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आगे K2 बचा, है ना। ये देखो अब ये वाली पूरी टर्म ये आपका जाएगा तो माइनस K1 आ जाएगा, है ना। तो ये इस K1 से ये वाला K1, तो इस प्रकार से देखोगे तो इसकी भी एक वैल्यू आ जाएगी, इसकी भी एक वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहां पे ग्राफ बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, ग्राफ। उस ग्राफ को देखिए ध्यान से, मैं इसी में नेक्स्ट स्लाइड में बनाता हूं। चलो ग्राफ, काफी बड़ा सारा ग्राफ बनाते हैं। तो इसके लिए जब आपकी K1 की वैल्यू, जब आपकी K1 की वैल्यू बहुत बड़ी, तो इसमें देखो सबसे पहले हम बनाते हैं भाई किसके लिए, A के लिए, कि यहां पे भाई क्या रहा होगा आपका A, है ना, इनिशियली। तो A की कंसंट्रेशन, ये ग्राफ जो बनाया जाता है बेसिकली किसके बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में बनाया जाता है ना। तो यहां से K की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो रही होगी, K की कंसंट्रेशन, सॉरी A की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो रही होगी, है ना, कि K1 की वैल्यू ज्यादा तो लगातार। अब दूसरी और जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो यहां से ये होता है कि B की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी, B की कंसंट्रेशन बढ़ने का रेट बहुत ज्यादा रहा होगा, क्योंकि K1 की वैल्यू ज्यादा तो B ज्यादा बन रहा होगा। तो B का जो यहां पे आएगा ग्राफ वो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, B का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसे B मैक्सिमम बोलते हैं, कि भाई यहां पे एक ऐसा टाइम भी आएगा, है ना, एक ऐसा टाइम भी आएगा जब B की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। तो ये B के लिए मैंने बताया। ऐसे ही आपको बताना जी किसके लिए, C के लिए। तो C की तो लगातार इंक्रीज कर रही होगी भाई, C की कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज कर रही होगी। तो ये C हो गया भाई, ठीक है। और ये जो पिंक वाला लिखा है मैंने, जो पिंक लिखा है ये B की कंसंट्रेशन हो गई, और जो येलो कलर का लिखा है यहां पे वो A की कंसंट्रेशन होगी, वो A की कंसंट्रेशन। ये ग्राफ किसके लिए बनाया, ये ग्राफ मैंने बनाया जब आपका K1 K2 से बहुत बड़ा है, K1 K2 से बहुत बड़ा। अब देखना नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है हमारा, कि अगर K2 की वैल्यू ग्रेटर देन बहुत ज्यादा बड़ी हो K1 से,
अब अगर K2 की वैल्यू ज्यादा हो ना तो बताओ क्या होगा जी। तो K2 की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होगी तो मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड रिएक्शन इज फास्टर, सेकंड रिएक्शन इज फास्टर, कि सेकंड रिएक्शन फास्ट रही होगी, यानी बी से सी में कन्वर्जन बहुत ज्यादा रहा होगा, बी से सी में कन्वर्जन बहुत ज्यादा रहा होगा, है ना। इसी प्रकार जब आप यहां से देखोगे, अब देखो यार, है ना, ए क्या था हमारे पास, ए था, ए से बी था और बी से सी था, ठीक है, ये हमारा K1 था, ये हमारा K2 था। अब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, इसका मतलब बी कन्वर्ट हो रहा किसमें, ए में, बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या आएगा, बी की जो कंसंट्रेशन होगी वो 0 को टेंड्स कर रही होगी, बी की कंसंट्रेशन 0 को टेंड्स कर रही होगी, ठीक है। अब यहां से ठीक है, ए की कंसंट्रेशन कितनी आएगी भाई, इस केस में वही आएगी, ए नोट इंटू में ए की पावर माइनस K1T, यही आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार सी की लिखोगे, इसके लिए ग्राफ देखना भाई क्या आएगा, इसी प्रकार सी की लिखोगे, इसके लिए ग्राफ देखना क्या आएगा, इसके लिए जो आप ग्राफ बना रहे होगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर, है ना। इसके लिए ग्राफ मैं आपको बना रहा हूं किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, है ना। अब देखो भाई, ए तो वही करेगा, ए तो ऐसा ही डिक्रीज कर रहा होगा, ये तो आपका ए आ गया, लेकिन बी में चेंज आएगा यहां पे, लेकिन बी की कंसंट्रेशन उतनी नहीं होगी जितनी पहले थी, बी की कंसंट्रेशन थोड़ी सी बड़ी होगी। तो बी का जो ग्राफ आप दिखाओगे यहां से कुछ ऐसा ग्राफ दिखाओगे, बी का जो ग्राफ आप दिखाओगे कुछ ऐसा, कुछ थोड़ी सी इंक्रीज होगी, वापस से डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी। तो यह किसका ग्राफ आ गया, बी का। सी का ग्राफ वैसे का वैसा रहेगा, सी के ग्राफ में कोई भी चेंज नहीं दिखाना, सी का ग्राफ ऐसे, सी की कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज करती रहेगी। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो वो क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना आपको क्वेश्चन समझ आ ही नहीं सकता। अब आओ जी क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन से पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, अब आप देखना एकदम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो भाई आ जाओ, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा और जूम करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब आपको अच्छे से दिखना जरूरी है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, अब देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को। मैं यहां पे एक बार मार्कर भी चेंज कर लेता हूं, ये रहा। अब देखो, सबसे पहले क्या बोला है, यहां पे R से S में जा रहे हो, R से S में, R से S में जाने पर K1 गिवन है ना, R से S पे जाने पर K1 गिवन है, S से P में जाने पर K3 गिवन है। अब इनका ग्राफ देखिए भाई, सबसे पहले क्या मैं इसको A मान लूं, एक बार क्या मैं इसको A मान लूं, ठीक है, क्या मैं इसको B मान लूं और क्या मैं इसको C मान लूं, मान सकता ना, उस कंपेयर करके दिखा रहा हूं आपको। अब देखिए भाई, ग्राफ देखो, क्योंकि ग्राफ दिए हैं, ग्राफ देख के रिलेशन बतानी। तो सबसे पहले मैंने देखा R और S, R देखा लगातार डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, R तो A तो डिक्रीज कर ही रहा था। अब इस S को अगर आप देख पा रहे हो ना, इस S की अगर देख पा रहे हो तो देखो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और फिर से डिक्रीज। अरे बताओ ये किस केस में था, केस नंबर 1 में या केस नंबर 2 में? बी की ऐसी वैल्यू कब आई थी, केस नंबर 2 में। और केस नंबर 2 में क्या भी आया था कि K2, जो आपका K2 होता है वो ग्रेटर देन होता है K1 से, K2 इज ग्रेटर देन K1। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे भाई K1 K2 तो है नहीं, यहां पे तो K1 और K3 है, यहां पे तो K1 और K3 है। मुझे इस B की कंसंट्रेशन ऐसे दिखी और आपका जो यहां पे क्या भाई P की वैसे ही जैसे C थी। यानी कि इसको अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो, इसको अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो कि ये वाली कंडीशन, तो इससे मुझे पता लग गया कि K3 इज ग्रेटर देन K1, K3 इज ग्रेटर देन K1, है ना। क्यों क्यों पता लगा? अरे ये S लगातार इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा P में, जब भी इसकी जो वैल्यू आई है टाइम के साथ कंसंट्रेशन कम डिक्रीज इंक्रीज करी होगी। समझ में आई बात? तो यहां से मैंने ये बताया आपको कि K3 की वैल्यू ज्यादा होगी K1 से। इसका मतलब मेरा बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। लेकिन क्वेश्चन है MSQ, और भी करेक्ट हो सकते हैं एक से ज्यादा, ठीक है। अब मैंने नीचे वाले को ऐसे ही कंपेयर किया, है ना। मैंने देखा अभी इस क्याऊ का ग्राफ देखिए, इस क्याऊ का ग्राफ अगर आप देख पा रहे हो, यहां पे देखो वो पॉइंट आ रहा है मैक्सिमम पॉइंट, है ना। अगर आप इसको कंपेयर करोगे R क्याऊ P को, तो यहां से देखने पे आपको क्या पता लगेगा कि K2 जो रहा होगा वो बढ़ा रहा होगा किससे, K4 से। ऐसा मैंने क्यों बोला? अरे भाई B की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 वाली बात बताई मैंने आपको यहां पे। तो इससे यह पता लग गया कि K2 की वैल्यू ज्यादा रही होगी K4 से। अच्छा जी, इसका मतलब मेरा A भी ठीक होगा, B भी ठीक होगा। अब बात आती है इसमें कि इन दोनों में से एक ही आंसर हो सकता है, या तो ग्रेटर देन या इक्वल। अब देखो भाई कैसे, है ना। इसको आप ध्यान से देखिए, जब आप R से S में जा रहे हैं,
है ना, और जब आर से क्यू में जा रहे हैं, जब आर से एस में जा रहे हैं और आर से क्यू में जा रहे हैं, मुझे बताओ भाई कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, क्यू की कंसंट्रेशन ज्यादा है या एस की? तो एस की तो कंसंट्रेशन ये रही भाई यहां तक, और क्यू की कंसंट्रेशन ये रही, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? क्यू की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर क्यू की कंसंट्रेशन ज्यादा, इसका मतलब क्यू का रेट कांस्टेंट ज्यादा रहा होगा, क्यू का रेट कांस्टेंट ज्यादा रहा होगा, जब भी उसकी क्या आ रही है, जब भी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही है। तो इस बात से मैं यह भी कह सकता हूं कि K2 इज ग्रेटर देन K1। इस बात से मैं क्या कह सकता हूं कि K2 इज ग्रेटर देन K1। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था ना भाई, वो आना था A B C। देखो भाई कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, है ना, टफेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था जैम 2020 में, बड़ा हाई लेवल का और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई। समझ में आ गया सभी को? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पे हमने काफी टाइम लगाया और लगाना बड़ा जरूरी है भाई, आपके कंसेप्ट भी हमें अच्छे करने हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आया भाई आपका, है ना, दूसरा जो क्वेश्चन आया आपका जैम 2020 का ही था, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना। ज्यादातर ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक होता है भाई, फिर भी केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। जो बैक्टीरिया रिएक्शन होती हैं, बैक्टीरियल रिएक्शन, वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती हैं। तो देखो भाई पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। अ बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोज वाया ए सेल डिवीजन। भाई कोई बैक्टीरिया मान लो ऐसे, तो वो डिवाइड होता है ऐसे सेल में, डिफरेंट डिफरेंट वो डिवाइड होता है, तो ये वो कॉलोनी ग्रो करती है। ईच मदर बैक्टीरियम इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल। ठीक है, एक क्या करता है, 2 सेल को बना देता है, कितनी देर में? 20 मिनट में। कितनी देर में बना देता है भाई? 20 मिनट में बना देता है ना। एक मदर क्या करेगी, 2 डॉटर को निकाल देगी 20 मिनट में। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया इज 10 की पावर 4, ठीक है, दी कॉलोनी बिकम हार्मफुल। अगर इनकी कंसंट्रेशन इतनी पहुंच गई, अगर बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन 10 की पावर 4 पहुंच गई, तो हम कहेंगे वो कॉलोनी हमारे लिए, मतलब कॉलोनी हार्मफुल है वो। ठीक है, तो अब क्या कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन, ये तो फाइनल कंसंट्रेशन है ना भाई, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी गिवन है भाई? 5 गिवन इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, 5 गिवन है ना, 5 और यहां तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? क्या पूछा जा रहा है आपसे कि भाई 5 से इतना पहुंचने में, देखो ध्यान से पढ़ो आगे, द टाइम टेकन इन मिनट्स, मिनट में ही बताना है, यहां पे भी मिनट, यहां पे भी मिनट, कि कॉलोनी कितने टाइम बाद हार्मफुल हो जाएगी, ये आप बताइए। तो ये देखो भाई, ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ऐसे। इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास भाई, यहां पे आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया इनटू में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इनटू में 2 की पावर क्या करते हैं भाई, यहां पे 2 की पावर n। n का मतलब होता है भाई डिवीजन कितना हो रहा है ना, कितना डिवीजन हो रहा है। इस n को बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं भाई, कितने टाइम में, और बेसिकली एक डिवीजन कितने टाइम में हो रहा है, बेसिकली इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखो यहां से अगर आप बात करोगे, इसको मैं लिख सकता हूं t की, है ना, t/20, किस क्या लिख सकता हूं भाई, t/20 लिख सकता हूं, t/20 इसको लिखा जा सकता है। t ये वो टाइम है, देखो 20 मिनट में एक डिवीजन हो रहा है, 20 मिनट में वो डिवाइड हो रहा है 2 में, और कितना टाइम भाई ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन को पहुंचे, तो ये फार्मूला आपको यहां पे अप्लाई करना है। तो at की वैल्यू कितनी भाई, 10 की पावर 4, है ना, a की वैल्यू कितनी है 5, इंटू में 2 की पावर क्या करोगे भाई, t/20। ये 20 मिनट्स आपको क्वेश्चन में गिवन थी, और ये वो टाइम है जब वो हार्मफुल हो जाएगी। इसको मैं यहां पे लेके आया भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू, इसको अगर आप देखोगे, इसको 2 इंटू में 10 की पावर, इसको मैं 3 लिख दूंगा, और इसको मैं लिख दूंगा 2, ये हो गया भाई आपका। इसके बाद दोनों साइड लॉग ले लेना, अगर लॉग लोगे तो log 2 प्लस में आपका log ये आ जाएगा, ठीक है, log 10। इसी प्रकार log के लिए क्या करोगे, ये जो t नीचे आ जाएगा और ये 20 इंटू में यहां पे हो जाएगा log 2। log 2 की वैल्यू होती है भाई 0.3, ठीक है, 0.3। ये log 10 की वैल्यू 1 होती है ना। यहां पे t इज इक्वल टू 20 इंटू में ये भी आ जाएगा भाई आपका 0.3, है ना। इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा 3.3, कितना आ जाएगा 3.3। तो ये 3.3 की मल्टीप्लाई कर देना, किससे, सॉरी डिवाइड, मल्टीप्लाई करो 20 से और डिवाइड करो 0.3 से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका ये आ गया जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 220 मिनट। क्या आएगा भाई, 220 मिनट इज द करेक्ट आंसर। और ऐसा ही कुछ आंसर दिया था, आप देख लीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन थे जैम 2020 में केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, बहुत ही बेहतरीन लेवल के। आ जाओ जी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन जैम 2019 में पूछा गया था, पहला ही क्वेश्चन था। फॉर ए रिएक्शन A + B, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। भाई ये यूनिट गिवन है, बताओ कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। भाई देखो अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की, वो किसके इक्वल होती है, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं भी जो मेरा रेट
होता है, रेट, वो किसके इक्वल होता है भाई? रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। अब देखो रेट की यूनिट क्या होती है? रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन की क्या होती जी? मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर। और टाइम करोगे तो यहां पे पर सेकंड या पर टाइम कोई भी कर देना, है ना, टाइम होना चाहिए, इज इक्वल टू के। इस ऑर्डर को कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी भाई? मोल, कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर की पावर एन का मतलब ऑर्डर। अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहां पे यूनिट का फार्मूला आ जाएगा, एक जर्नल फार्मूला आ जाएगा, कभी मिस्टेक नहीं करके आओगे। तो वो क्या बनेगा भाई? आपका मोल, है ना, मोल बनेगा। उसके बाद मोल लीटर हो गया, लीटर, इसकी पावर करोगे 1 माइनस एन, क्या करोगे? 1 माइनस एन, और यहां पे करोगे पर सेकंड। अब देखो भाई, अगर आप एन की वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 पुट करते क्या आएगा? 1 माइनस 0 1 ही होता है। इसका मतलब देखना, मोल पर लीटर एंड पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, इज, ये जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है किस ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। तो यही हमसे पूछा है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई? ए। क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? ए। किसी की भी निकालनी हो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, किसी की भी निकालनी हो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जी। तो ये रहा जी जैम 2019 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। द हाफ लाइफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस। तो यहां पे भाई आपको दो इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन और हाफ लाइफ भी गिवन है ना। तो क्या होता है कि हाफ लाइफ टाइम से भी हम ऑर्डर का पता करते हैं, हाफ लाइफ टाइम से भी हम ऑर्डर का पता काफी चीजों से करते हैं, ग्राफ से पता कर सकते हैं। उसके बाद भाई हम जो हमारे पास इनिशियल रेट मेथड होता है, काफी मेथड होते हैं, है ना, रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के हम बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या है, वो सारी बातें। तो इस क्वेश्चन में अगर आप बात करोगे तो जो टी हाफ लाइफ होता है, अगर आपने नोट किया हो, टी हाफ लाइफ इस क्या होता है, जो आपका ए नोट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, उसकी पावर n माइनस 1 होता है, उसकी पावर n माइनस 1 होता है। जैसे कि अगर आपने जीरो ऑर्डर के लिए फार्मूला देखा हो, जीरो ऑर्डर के लिए जो बेसिकली फार्मूला बनेगा आपका, है ना, n माइनस 1 ही होता है ना। यस, यही आपका जर्नल फार्मूला होता है भाई ना। जीरो ऑर्डर के लिए भी आप देख सकते हो इसको। तो ये आपका टी हाफ लाइफ का जर्नल फार्मूला होता है। अब देखो भाई, अगर यहां पे मैं बात करूं फर्स्ट टी हाफ लाइफ की, अगर मैं यहां पे बात करूं फर्स्ट टी हाफ लाइफ की, है ना, और बाई में सेकंड टी हाफ लाइफ की, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से कि भाई A2 ऊपर चला गया होगा, भाई A2 ऊपर और A1 नीचे आ गया होगा। इसको क्या मैं कंप्लीट का n-1 लिख सकता हूं? यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है इसको कंप्लीट का n-1। अब देखो भाई, टी हाफ लाइफ पहले वाला कौन सा गिवन है? 200। कितना गिवन है भाई? 200 गिवन है। इसको किससे डिवाइड करेंगे भाई? 50 से, सेकंड वाले टी हाफ लाइफ से। इसको किसके इक्वल रखोगे भाई? A2 की कंसंट्रेशन। A2 की कंसंट्रेशन कितनी है भाई? 0.4, ठीक है। उसके बाद A1 की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1। इसकी पावर क्या करोगे? n-1। अब ये n क्या होता है? n का मतलब ऑर्डर होता है भाई, n का मतलब ऑर्डर होता है। इसको आप देखोगे भाई, ये यहां से गया, ये 4 पे गया, इसी प्रकार इसके देखोगे ये 4 ही आ जाएगा, 4 आएगा, 4, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4 इज इक्वल टू 4 की पावर n-1। इससे मैं क्या लिख सकता हूं कि n-1 इज इक्वल टू 1। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? n इज इक्वल टू 2। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? n इज इक्वल टू 2। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो C आना था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो C इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई भाई बात? सभी को समझ में आ गई? चलिए भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये आप एक जरूर याद रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे आप सभी को पता है कि भाई टी हाफ लाइफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जैसे यहां पे फर्स्ट रखोगे 1-1 0 हो जाएगा और किसी की भी पावर 0-1 होता है, ठीक है। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जैम 2018 का क्वेश्चन आ गया भाई, है ना। जैम 2018 का क्वेश्चन है ये, ग्राफ गिवन आपको यहां पे। तो ये भाई ग्राफ का है, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बताता हूं। देखिए भाई, तो इसको डिस्कस करते हैं। चलो भाई, इसको डिस्कस करते हैं। 18 का क्वेश्चन है। तो आपसे बोला गया कि हमारे पास ए से प्रोडक्ट गया, तो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स बोला गया कि फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये बात जरूर ध्यान में रखें। इफ दिस इज रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब ये आपके फाइनल कंसंट्रेशन है। इसको आप लिखना चाहो तो AT लिख सकते हो, फाइनल कंसंट्रेशन। इनकरेक्ट बताइए कि कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है, कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है, ये बताना आपको। कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है ये आपको बताना भाई। देखो, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लिखूं, फर्स्ट ऑर्डर का जो फार्मूला होता है अभी थोड़ी सी देर पहले पढ़ाया कि AT इज इक्वल टू A0 ना, E की पावर माइनस KT, ये होता है भाई, याद है ना,
ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का। अब देखो भाई सबसे पहला जो ग्राफ यहां पे दिया गया है आपको, वो किस किस का दिया गया है, इस फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो देखो यहां से आप देख पाओ कि ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है आपकी, है ना, ये जो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है और इस टाइम के साथ कैसे एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है और नेगेटिव स्लोप आ रहा है। कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव, तो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब बिल्कुल सही है। यहां पे क्या रहा होगा भाई, इस पॉइंट पे आपका ये इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट रही होगी और ये लगातार डिक्रीज कर रहा है। ये वाला ग्राफ बिल्कुल सही है भाई, यानी कि पहला हमारा आंसर होगा नहीं क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है, हमसे इनकरेक्ट पूछा, पहले वाला होने वाला नहीं है। उसके बाद बात करते हैं यहां पे। देखिए भाई अगर मैं यहां पे बात करूं इसके लिए तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पे देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखो इस ग्राफ की बात कर लेता हूं पहले। ये माइनस डी ए बाई डी टी क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी क्या है, ये बेसिकली रेट है। क्या है आपका रेट है, रेट। और यहां पे अगर आप लिखते हैं k इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है भाई, आपका a की पावर 1 के इक्वल आता है। तो भाई जो रेट रहा होगा यहां पे, जो आपका रेट रहा होगा वो जो फाइनल कंसंट्रेशन रही होगी उसके साथ भी इसी तरीके से वेरी करता है। यहां पे आपका जो रेट रहा होगा वो फाइनल का कुछ इसी तरीके से वेरी करेगा, एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। तो ये भी बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि ये वाला रेट वाला भी सही है भाई, कि टाइम के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर आप log a की बात करोगे, log a वर्सेस t का अगर आप बनाओगे अब टाइम के साथ, है ना, log a वर्सेस टाइम, तो इसका log ले लो भाई दोनों साइड, इजिली log ले लेना यहां पे। तो मैं log लेके लिखाई देता हूं भाई आपको, अगर log लेना चाह रहे हो तो यहां पे, तो इसका log लोगे तो log 80 हो जाएगा यहां पे। उसके बाद भाई आपका log a नोट लिखोगे और माइनस में क्या लिखोगे, नीचे, है ना, नीचे आ जाएगा ये kt आ जाएगा, kt। इसी प्रकार से बाकी भाई इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपका। तो ये भी बिल्कुल सही है। देखो यहां से अगर आप देख पा रहे हो, ये आपका y हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। तो ये आपका जो पॉइंट रहा होगा यहां पे, वो क्या रहा होगा भाई, ये जो पॉइंट रहा होगा आपका वो रहा होगा log a नोट, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये जो रहा होगा नेगेटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहां से माइनस, इसकी जो वैल्यू आती है भाई आपका वो आती है माइनस के, है ना, इसको इससे भी डिवाइड करते हैं क्योंकि जब log में डिवाइड करोगे तो ऐसा कुछ आएगा भाई, एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा इसको इस तरीके से। इसका मतलब भाई देखो a भी करेक्ट है मेरा, a ग्राफ भी करेक्ट है, b भी करेक्ट, सॉरी c भी करेक्ट और d भी करेक्ट है। अब b इनकरेक्ट रहा हुआ जो भी मैंने पढ़ाया नहीं, है ना, तो आओ भाई b क्यों इनकरेक्ट है इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अब यहां पे बोला गया है कि जो आपका माइनस डी ए बाई डी टी है, माइनस डी ए बाई डी टी है, और ये जो आपका ये आपकी कंसंट्रेशन है ना, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन और माइनस डी ए बाई डी टी का रिलेशन दिखाया गया कि ये कुछ ऐसा आएगा। क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा कि रेट जैसे जैसे देखो भाई फाइनल की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे तो रेट बढ़ना चाहिए। अरे एक बात देखो यहां पे कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ रहा है कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका रेट अगर आपका भाई घट रहा है तो क्या इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इसकी कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से वेरी नहीं करेगी। इसलिए भाई ये इनकरेक्ट है यहां पे, है ना, इनकरेक्ट है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी। हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा भाई। तो ग्राफ के क्वेश्चन थे भाई ये थोड़े से आसान, ये तीनों तो आप बिल्कुल इजीली आप सोच पाओगे थोड़ा सा। हाँ इसका आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रख सकते हैं, ये रेट वर्सेस फाइनल कंसंट्रेशन का ग्राफ है, रेट वर्सेस, तो इसका करेक्ट आंसर बी आना था भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई जैम 2018 का ही ये क्वेश्चन है ना, ये भी आपका आसान सा क्वेश्चन बोला है ना, ध्यान से देख लेना भाई सारों को। इन्होंने बोला द टाइम फॉर 50% इनिशियल कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर। क्या, सबसे पहले तो यार ऑर्डर आपको देखना होता है क्योंकि ऑर्डर से ही हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। तो जीरो ऑर्डर की बात कर रहा है, इज 30 मिनट, 30 मिनट है 80% कंप्लीशन के लिए। देखो यार एक तो सिंपल है कि आप इसको इस तरीके से करें बिल्कुल कि जो हमारा जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, AT इज इक्वल टू A नोट माइनस KT, यहां से आप कर सकते हो, है ना। इन्होंने क्या बोला कि 50% कंप्लीशन, है ना, कि फाइनल 50% कंप्लीशन का मतलब क्या भाई, आपकी अब फाइनल कंसंट्रेशन कितनी 50, इनिशियल कितनी ली होगी आपने 100, है ना, माइनस में K इंटू में T 30, T कितना हो गया 30, यहां से इसको लेके आओगे माइनस 50 हो जाएगा और ये आपका माइनस 30, तो ये आपकी K की वैल्यू आ गई भाई 5/3, K की वैल्यू 5/3। अब क्या करना, 80% कंप्लीट हो गई, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन अब कितनी है ना, फाइनल कंसंट्रेशन अब कितनी है 20 है, कितनी है 20, इनिशियल कितनी है वही है, माइनस में क्या करोगे K की वैल्यू आपको पता ही है कि 5/3 है, इंटू में क्या कर दोगे टाइम, इंटू में क्या कर दोगे टाइम, इसको इस साइड लेके आओगे माइनस 80 हो जाएगा, है ना, 5/3 हो जाएगा, इंटू में टाइम, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये जाएगा 16 पे और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 48, क्या आ जाएगा
48। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो 48 मिनट आना था, 48 मिनट। ये जैम 2018 का क्वेश्चन था जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फिर से 18 का क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं रेडियो एक्टिविटी में भी कवर करूंगा, यहां पे भी कर रहा हूं। देखिए NaDK टू 1/4 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, इनिशियल जितनी ली उसका 1/4 होगा कितने टाइम में, इतने टाइम में। बोला डीके कांस्टेंट बताइए। देखो यार जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स ही होती है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है भाई स्टूडेंट्स को, है ना, जैसे मैंने बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन सोल्व किया इसी टाइप से कि भाई जो आपकी यहाँ पे देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन बाई में फाइनल कंसंट्रेशन जो होती है वो आपका 2 की पावर n होती है। वो क्या होती है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है ना, रेडियो एक्टिविटी में आपको पढ़ाई जाती है। और यहां से जो n होता है इसे नंबर ऑफ हाफ लाइफ बोलते हैं। ये इक्वल होता है t हाफ इज इक्वल टू t गिवन। ये किसके इक्वल होता है, t हाफ इज इक्वल टू t गिवन के इक्वल होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी 1, उसका हो गया 1/4, उसका 1/4 हो गया कितने टाइम, 2 की पावर n करो। इसको अगर मैं करूंगा यहां से तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, क्योंकि ये 4 तो ऊपर जाएगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n। यहां से आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आपकी n की वैल्यू कितनी 2, है ना। अब इसकी यहां पे इस फॉर्मूले में पुट करो n इज इक्वल टू 2 इंटू में t हाफ हो गया और इसको इक्वल पुट करोगे t गिवन के, कितना गिवन है भाई आपका, है ना 290, है ना 290.8 आ गया। इस t हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, तो ये आ गई भाई 1, उसके बाद जाएगा 6 पे और उसके बाद जाएगा 9 पे, है ना, शायद यही आएगी, है ना, बिल्कुल यही आएगी। अब डीके कांस्टेंट निकालना है तो डीके कांस्टेंट का मतलब लैम्डा से लिखते हैं इसे, कितना 0.6, जैसे रेट कांस्टेंट होता है ना वैसे डीके कांस्टेंट, ये टी हाफ लाइफ। तो इसको क्या करोगे 0.693 और इसको डिवाइड कर देना भाई आपका इससे, इसको डिवाइड कर देना इससे, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा जो कि आपका मेंशन किया गया है ऑफिशियल की में। तो भाई ये आपका एक फार्मूला है, इसके ऊपर डीयू में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको रेडियो एक्टिविटी में भी मैं कवर कर रहा हूँ, है ना। चलो जी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह है जी हमारा जैम 2017 का वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आ जाओ जी ये कंसेप्ट भी समझा देता हूं कैसे होता है बेसिकली, है ना। देखिए अगर मैं बात करूं ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है हमारे पास, ए गैस, इसको लिखना होता है भाई, यहां पे लिखो ए गैस है, ए गैस से आपको मिल रहा है 2b गैस, क्या मिल रहा है भाई 2b गैस मिल रहा है, प्लस में आपका c गैस मिल रहा है, c गैस, ठीक है ना। द रेट कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ इनिशियल प्रेशर P नोट, इनिशियल प्रेशर P नोट एंड प्रेशर एट टाइम t, प्रेशर एट टाइम t इज PT। अब देखो यार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है ना, वो क्या है कि लिखना चाहिए था टोटल प्रेशर, अगर लिखते तो काफी अच्छा रहता, है ना, टोटल प्रेशर। फिर भी देखना भाई इसको टोटल प्रेशर मान के करोगे जब भी क्वेश्चन निकलेगा। देखो भाई मैं मानता हूं कि T इज इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है P नोट, इसकी कितनी रही होगी भाई 0, इसकी कितनी रही होगी 0। अब किसी T इज इक्वल टू T टाइम पे क्या रहा होगा, है ना, P नोट माइनस में P, इस P नोट में से कुछ P आपका डिक्रीज हो गया होगा, यहां पे आपका 2P बना होगा और यहां पे आपका P प्रेशर बना होगा। अब देखो ये क्या कह रहा है भाई, देखो अगर आप बात करोगे टोटल प्रेशर एट अ टाइम T, है ना, टोटल प्रेशर एट टाइम T। देखो अब यहां पे बोला नहीं है कि भाई ये प्रेशर किसका, एक ही बात नहीं कर रहा है यहां पे, तो ये लिखा कि इनिशियल, देखो प्रेशर एट टाइम T PT, इसका मतलब समझ रहे हो कि भाई ये जो PT टोटल प्रेशर है किस पे, टाइम T पे, कितना है, देखो इस P से ये P कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहां से जो आपकी PT की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, यहां से PT की आ जाएगी P नोट प्लस में 2P, P नोट प्लस में 2P। अब देखो भाई अगर आप इसको देख के लिखोगे, इसको देख के अगर आप यहां से लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, इसको देख के क्या लिखोगे, यहां से आप कहोगे कि K इज इक्वल टू 1/T, है ना, LN लिखोगे यहां पे, है ना, एंटी लॉग, और यहां पे लिखोगे, देखो इसको देख के लिखोगे कि P नोट और P नोट माइनस में P, ऐसा आप लिखोगे इसको देख के। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि हमें रेट कांस्टेंट चाहिए P नोट एंड PT की टर्म में, P नहीं आना चाहिए यहां पे, इस P को हटाओ, तो इस P की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा, तो P की वैल्यू क्या आ गई, PT माइनस में P नोट बाई 2, क्या आ गई भाई इस P की वैल्यू, P की वैल्यू आ गई PT माइनस में P नोट बाई 2। ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे रखो, जैसे ही रखोगे आंसर सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूं, देखना भाई K इज इक्वल टू 1/T, यहां पे ये हो गया, ऊपर P नोट का P नोट रहेगा, नीचे क्या था आपका, नीचे क्या था P नोट माइनस P था ना, P नोट माइनस P था, तो यहां पे आपको P नोट की वैल्यू रख देनी है, P नोट की सॉरी P की वैल्यू रख देनी है, तो क्या आ गई PT माइनस में P नोट, क्या आ गई भाई यहां पे PT माइनस में P नोट बाई 2।
अब इसका एलसीएम लो भाई, इसका एलसीएम लो, तो ये आ गया 1/t, यह आ गया आपका 1/t, यह आ गया 1/t, यह एंटी लॉग हो गया यहां से देखो, तो ये ऊपर तो पी नोट ही रहेगा, यहां से 2 आ गया, 2 पी नोट माइनस में पीटी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये जो 2 नीचे था वो चला जाएगा ऊपर, ये जो 2 नीचे था वो चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया 1/t, यहां पे एंटी लॉग, यहां पे आ जाएगा 2 पी नोट, और यहां से क्या लिख सकते हो 3 पी नोट, 3 पी नोट माइनस में पीटी, 3 पी नोट माइनस में पीटी। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। देखो भाई कहां पे ऐसा दिया हुआ, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बताओ फटाफट से किस ऑप्शन में ऐसा दिया, क्या पहला होगा, नहीं होगा, क्या दूसरा होगा, यस बिल्कुल कंफर्म है कि आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दूसरा रहा होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, कोई मिस्टेक यहां पे नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी भाई जैम 2017 का क्वेश्चन, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये आपको 12th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है इसका। देखना भाई क्या बोल रहा है, एक रिएक्शन गिवन आपको 2a + b c + d, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए का, यानी कि आपको क्या गिवन है -dA/dt गिवन है, -dA/dt गिवन है, कितना भाई आपका 0.1। आपको बताना भाई रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी, है ना। तो हमें पता होता है यहां से कि जो भाई आपका, हमें यहां से पता होता है कि भाई इसका जो कोफिशिएंट है -1/2 dA/dt किसके इक्वल होगा भाई आपका dC/dt के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा dC/dt की। तो आपसे रेट ऑफ प्रोडक्शन सी पूछा है, अगर D का पूछता तो भी यही होता, अगर B का पूछता तो भी यही होता, और रेट कभी भी नेगेटिव में मत लिख के आना भाई, ये बात जरूर ध्यान में रखना। ये नेगेटिव साइन बस ये बताता कि कंज्यूम हो रहा है यहां पे, तो इसकी वैल्यू तो आपको गिवन ही है क्वेश्चन में, कितनी गिवन है 0.1, 0.1 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा आपका 0.05, है ना। तो ये नेगेटिव कभी भी मत लगा के आना, बहुत सारे बच्चे नेगेटिव लगा देते हैं जल्दबाजी में, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होता है। ये इसका करेक्ट आंसर आना था भाई, ये इसका करेक्ट आंसर आना था। तो ये 17 का क्वेश्चन था जी। आ जाओ आगे 16 के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए द हाफ लाइफ डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अभी अभी मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था कि जो टी हाफ लाइफ होता है वो किसके इक्वल होता है भाई आपका, वो होता है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1, इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1। अब देखो अगर यहां पे n की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई a0 की पावर, है ना। यहां पे 0 करोगे तो -1, यहां पे 0 करोगे तो -1 आएगा, 0 करोगे तो -1, ऊपर लेके जाओगे तो +1 हो जाएगा। और टी हाफ का जो फार्मूला होता है ना भाई जीरो ऑर्डर के लिए, वो होता है आपका a0/2 के, वो क्या होता है आपका a0/2 के होता है। इसका मतलब जैसे ही आपने यहां पे n की वैल्यू क्या पुट करी 0, 0 पुट करते ही -1, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा a0, क्या आ जाएगा a0। बस यहां पे a0 की जगह c0 दिया है। तो बताओ भाई जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब A इज द करेक्ट आंसर, इसका मतलब A इज द करेक्ट आंसर। अरे समझ गए, समझ गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन जी। आ जाओ, है ना। उसके बाद बात करते हैं भाई आपका द रेट कांस्टेंट। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई, ये एक्टिवेशन एनर्जी का, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस एंड दिस, यहां पे आपको दो टेम्परेचर गिवन है और उन पे रेट कांस्टेंट गिवन है। आपको बताना एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी किलो जूल में। तो देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, यहां पे हमारे पास फार्मूला, इसको आप एंटीलॉग में निकाल सकते हो। फार्मूला होता है भाई आपका K2/K1, K2/K1, है ना। और यहां पे हम लिखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यहां पे हम लिखते हैं R, और यहां पे हम क्या लिखते हैं 1/T1 और माइनस में 1/T2। अगर यहां पे आप एंटी लॉग नहीं लेना चाहते, लॉग लोगे तो यहां पे नीचे क्या आ जाएगा 2.303, ठीक है। अब देखो K2 K1 की वैल्यू सब कुछ यहां पे दिया हुआ है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। ये 160 आ गया जी, ये 160 आ गया, और नीचे वाला 8 आ गया, ठीक है। ये बात बनी, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और आर की वैल्यू आपको यही देनी जो लिखी हुई है। लेकिन जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करते हैं। तो ये आ गया। इसी प्रकार इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा जी, यहां पे पहले वाला 300 गिवन है और उसके बाद 350 गिवन है। इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको सोल्व करके जो ई की वैल्यू आती है ना वही पुट करके आ जाते हैं आंसर में। बट ये जो ई की वैल्यू आएगी ना ये जूल में आएगी। किस में आएगी ये किस में आएगी, जूल में।
इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना होता है। देखो, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला है कि हमें आंसर चाहिए किलो जूल पर मोल में। अगर आप यहां पे देख पा रहे हो आर में, तो ये जूल है। क्या है ये? जूल है। अगर आपको किलो जूल में चाहिए तो इससे जो कैलकुलेशन करके, है ना, इससे जो कैलकुलेशन करके आप निकालोगे, इससे कैलकुलेशन करके जो निकालोगे, उसको 1000 से डिवाइड करना, तब जाके आपका आंसर आएगा किलो जूल पर मोल में, तब जाके आपका करेक्ट आंसर आएगा किलो जूल पर मोल में। ये था जी आपका क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैम 2015 का क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा ध्यान से पढ़े तो। आओ मैं बताता हूं कैसे मैं इतना आसान कह रहा हूं इसको। देखिए, एक काइनेटिक्स ऑफ दिस, वैसे तो मैंने भाई जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे ऐप पे पढ़ते हैं उनको डायरेक्ट ये लिखवाई हुई कि ये किस ऑर्डर की होती, फिर भी देखो इसको, है ना। तो इन लिक्विड ब्रोमियम मेजर्ड वाज इंडिपेंडेंटली ऑफ 3 इनिशियल कंसंट्रेशन, 3 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन है भाई यहां पे। द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन was found to be, देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। the half life of the reaction was found to be 4.5 hour for all these concentration। क्या कुछ समझ पाए? यहां से मैं एक बात समझ गया कि जो भाई आपका टी हाफ लाइफ होता है ना, वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जो आपका टी हाफ लाइफ है ना, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब अभी फार्मूला पढ़ा, देखो भाई टी हाफ लाइफ में खूब सारे फार्मूले। तो किस ऑर्डर के लिए ऐसा होता है कि टी हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन में? फर्स्ट ऑर्डर। क्या? फर्स्ट ऑर्डर। आप सभी को पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है आपका, वो किसके इक्वल होता है? 0.693 बाई में के, यानी कि कोई इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड ही नहीं करता है। इसलिए सीधा इसका आंसर लिख दो बी, सीधा इसका आंसर लिखिए बी। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आओ जी आगे बात करते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूं। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैम 2013 का, है ना। पहले सब्जेक्टिव होता था 13 में। देखिए, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्लॉट ऑफ, ये देखना यहां पे क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। प्लॉट ऑफ इनवर्स ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, है ना, ये वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन, है ना, विद स्लोप दिस। ठीक है, तो बताओ टाइम रिक्वायर्ड्स इन सेकंड फॉर 1 मोलर ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज टू दिस, है ना। तो यार इसको कैसे डील करते हैं, देखना ध्यान से। पहली बात तो यहां पे बोली गई है हमको कि देखो यार, कि आपको बोला गया कि हमने एक ग्राफ बनाना है किस के बीच में, है ना, इसके बीच में, कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है और वर्सेस टाइम, और यहां पे बोला गया है कि जो स्लोप है आपका, है ना, यहां पे ये देखो क्या बोला गया कि स्ट्रेट लाइन है। कैसा है? स्ट्रेट लाइन। और यहां का जो स्लोप है, वो कितना गिवन है? 4 × 10⁻²। देखो यार, अब बहुत सारे बच्चे ना, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर कोई समझदार स्टूडेंट हो। कैसे? मैंने भाई मेरे स्टूडेंट को बताया हुआ है कि रेट कांस्टेंट देख लो, है ना। अब बहुत सारे बच्चों को अगर ये ना समझ में ना कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो देखो यहां से मैंने क्या देखा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जी रेट कांस्टेंट का नहीं पता हमें। तो देखो यार, इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या हो सकता है? देखो ये किस की वैल्यू हो सकती थी? ये तो आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है, या फिर रेट की हो सकती है। स्लोप रेट कहां से आ गया भाई? स्लोप तो रेट होगा ही नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो यहां पे? इसका मतलब समझ रहे हो, ये रेट कांस्टेंट है। ये क्या आपका, ये जो है ना वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आपका? 4 × 10⁻²। किसकी वैल्यू है? के की वैल्यू है, रेट कांस्टेंट की। ठीक है, और इसकी यूनिट देख लो ध्यान से, लीटर पर मोल पर सेकंड। यहां से मुझे पता लग गया कि ये सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। यहां से मुझे पता लग गया कि ये आपका सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, आंसर देखना भाई कैसे, क्या फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है आपका 1/t, है ना। यहां पे हम क्या लिखते हैं? माइनस, ठीक है, माइनस क्या लिखते हैं यहाँ पे भाई? आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू केटी, अब तो सोल्व कर लेंगे भाई इसको, है ना। सोल्व करोगे तो क्या आ गया भाई? फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बोली है यहाँ से? फाइनल कंसंट्रेशन बोली है कि भाई 0.25 को मैं 1/4 लिख दूंगा। 1/4 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा माइनस में, है ना। ये कंसंट्रेशन कितनी गिवन है भाई आपको? 1। ये कंसंट्रेशन 1 गिवन है ना। रेट कांस्टेंट कितना गिवन है आपको भाई? 4 की पावर -2, है ना, 4 की पावर -2। और टाइम मुझे निकालना है,
टाइम मुझे निकालना है, इस 4 से 3/4 आएगा और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आके पॉजिटिव, इसको सोल्व करोगे यहाँ से तो 75 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 75 करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। किसमें निकालना था? सेकंड में। ग्राफ भी आपको सेकंड में गिवन था। इसका मतलब क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी। चलो जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे, है ना, हमारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है। जैम 2012 का क्वेश्चन आ गया जी, जैम 2012 का क्वेश्चन आ गया। क्या क्या कह रहा है देख लो, है ना, हाफ लाइफ ऑफ एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अरे भाई कितनी बार बता चुका हूं, इससे एक बात समझ में आ गई होगी कि हाफ लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी जैम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हाफ लाइफ बताना भाई जीरो ऑर्डर की। अरे एक ही फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि जो टी हाफ होता है आपका वो क्या होता है भाई 1/a0 की पावर n-1 क्या होता है n-1। इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपकी क्या होती है टी हाफ का मैंने फार्मूला भी बता दिया था जीरो ऑर्डर के लिए कि 1/, ये क्या होता है a0/2k, क्या होता है आपका a0/2k। तो यहां से आंसर बता दो फटाफट से, यहां से आंसर बता दो। इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन नहीं जी, प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ कंसंट्रेशन नहीं, प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन यस, प्रोपोर्शनल टू दी। इसका करेक्ट आंसर भी क्या आ जाएगा? सी, करेक्ट आंसर सी। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, बहुत ही जबरदस्त। इससे आपका एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा मैं जबरदस्त वाला, है ना। जैम 2012 में, जैम 2014 और 13, 12 ये सब्जेक्टिव होते थे। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आते थे पूरे बड़े बड़े, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाता हूं, कभी अगर नेक्स्ट में एडवांस क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई, इसको भी कवर करते हैं, देखिएगा, है ना, इससे भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा काफी अच्छे से। तो जैम 2012 का क्या बोला गया, ध्यान से देखिए पहले। द मैकेनिज्म ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन, ना, द मैकेनिज्म ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन टू 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन, है ना, यानी कि ये बता रहा है कि हमारे पास क्या है, यहां पे साइक्लोब्यूटीन है और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? साइक्लोब्यूटाडाइन में, ठीक है। इसके लिए आपको मैकेनिज्म गिवन, ये सीबी है साइक्लोब्यूटीन और इसे हम साइक्लोब्यूटाडाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है इसे? शायद सीडी बीडी लिखा हुआ है, इसे क्या लिखा हुआ है? ये आपका बीडी लिखा हुआ है, ब्यूटाडाइन में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मैकेनिज्म दिया है आपको, है ना, हमेशा मैकेनिज्म गिवन होता है। ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का ही क्वेश्चन है। तो ये मैकेनिज्म दिया कि सीबी से ये गया। अब ये कह रहा है भाई बताओ इसको प्रूव करके दिखाओ, है। हालांकि आपसे क्या पूछेगा? आपसे बताएगा कि भाई आपका dB/dt का वैल्यू बताइए क्या आएगा, ऐसे ऑप्शन गिवन होंगे। लेकिन यहां पे बोला कि इसकी वैल्यू ये है, कैसे है बताओ, ठीक है। आओ जी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो एक चीज अपने आपसे लिख लिया करो, है ना। क्या लिखोगे? इसके लिए मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं? रेट R1 डिफाइन कर सकता हूं। किसके को लिखूंगा? R1 यहां से, है ना। R1 में लिखूंगा K1 इंटू में क्या लिखूंगा? CB की पावर 2, क्या लिखूंगा भाई? CB की पावर 2, समझ गए। इसके लिए मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं? R2, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? K-1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी भाई? आपका CB स्टार, है ना, CB स्टार और आपका CB स्टार और CB। इसके लिए मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं भाई? इस तीसरे के लिए मैं R3 डिफाइन कर सकता हूं। यहां से मैं लिखूंगा K2 और इसे मैं लिखूंगा CB स्टार, इसे मैं क्या लिखूंगा? CB स्टार। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए dB/dt, है ना, यानी कि BD बाई इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये देखो कि कहां आ रहा है, ये जिसकी भी आपको वैल्यू चाहिए ना, जिसके रिस्पेक्ट में भी आपको रेट चाहिए, वो देखो कि वो कहां पे आ रहा है। तो मैंने देखा यार ये तो सिर्फ तीसरी इक्वेशन में आ रहा है, ये तो सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 में आ रहा है। तो जिस इक्वेशन में आ रहा है वही रेट उठा के लिखो। यानी कि अगर मुझे लिखना है यहां पे dBD/dt लिखना है। अब देखो ये पॉजिटिव है भाई, है ना, ये पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है यहां पे। अब ये किसके इक्वल होगा, है ना, यहां से देखो, अब ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड में गिवन है, BD यहां पे प्रोडक्ट साइड में गिवन है। तो इसको उठा के किसके इक्वल पुट कर दो भाई? इसको उठा के किसके इक्वल पुट कर दो? तो आप यहां से करोगे K2, है ना, यहां से K2 इंटू में CB स्टार। अब ये आया जी, ये आया। अब कहोगे यहां पे तो ऐसा दिया ही नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ऐसा होता है भाई आपके पास मैकेनिज्म में कई बार आपको आरडीएस दे देते हैं, तो जो आरडीएस गिवन होता है ना वही उसका रेटला एक्सप्रेशन बनता है। लेकिन कई बार आपको आरडीएस देते नहीं है, कई बार आपको आरडीएस देते नहीं है। जब भी आपको आरडीएस ना दें, आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? जब भी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में यह ना पता हो कि कौन सा स्टेप आरडीएस है, वहां पे आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। और स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ये कहता है
कि जो आपका इंटरमीडिएट है ना, स्टडी स्टेट पे जो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो आपका रेट होता है इंटरमीडिएट का वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरमीडिएट लेना पड़ेगा, उसका रेट लेना पड़ेगा और उसको फिर मुझे जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा, वहां से इस सीबी स्टार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो सीबी स्टार की वैल्यू यहां पे पुट करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। 6 नंबर का था ये क्वेश्चन पहले, है ना। अब देखो भाई यहां पे इंटरमीडिएट ढूंढो क्या है, तो मैंने ढूंढ लिया जी इंटरमीडिएट मेरा क्या है, यहां पे सीबी स्टार। तो कितने रिएक्शन में आ रहा है सीबी स्टार, वो सारी रिएक्शन लिखो। एक यहां पे आ रहा है जी, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें, तीनों में आ रहा है, तो तीनों का लिखोगे। तो इसको मैं नेक्स्ट पे सोल्व करता हूं, ठीक है। तो मुझे अब क्या चाहिए यहां से, मुझे अब चाहिए माइनस डी सीबी स्टार बाई डी टी, ये चाहिए ना मुझे। अब ये किस में, सॉरी माइनस नहीं प्लस, अब ये क्योंकि प्रोडक्ट में ही बना है भाई, ये प्रोडक्ट में ही बना। अब देखना भाई ध्यान से इसको, है ना, इसको ध्यान से देखना। अब ये देखो है तो प्रोडक्ट, सीबी स्टार है तो प्रोडक्ट, लेकिन ये रिएक्टेंट साइड में दिखाया। अगर प्रोडक्ट साइड में दिखाते तो इसका साइन आपका पॉजिटिव रहता, लेकिन अब ये रिएक्टेंट साइड है तो नेगेटिव। इसके लिए इसको नहीं लिखना, इसको लिखना, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो मैं लिखूंगा इसको, है ना, इसको मैं लिखूंगा माइनस, इसको मैं क्या लिखूंगा भाई यहां से -K2 और आपका सीबी का स्टार की कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट इक्वेशन में अगर आप जाओगे, नेक्स्ट में अगर आप जाओगे, यहां पे सीबी स्टार आ रहा है ना, ये भी रिएक्टेंट साइड में, तो इसको उठा के लिख दो एज इट इज। तो यहां पे लिखोगे आप -K1 हो जाएगा, है ना, माइनस ही लिखना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट साइड है, -K-1 सीबी का स्टार, सीबी स्टार और सीबी, है ना, सीबी स्टार और सीबी। उसके बाद एक जगह और आ रहा है आपका, वो कहां पे आ रहा है भाई, आपका इक्वेशन नंबर 1 में। कहां पे? इक्वेशन नंबर 1 में। और ये प्रोडक्ट साइड आया है, और ये प्रोडक्ट ही होता है बेसिकली, क्योंकि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव लिखना है। अब ये वाली वैल्यू उठा के लिख दो पॉजिटिव। तो इसको मैंने कर दिया जी, इसको मैंने कर दिया प्लस में क्या कर दिया, प्लस में, है ना, यहां से मैंने किया K1, है ना, K1 था ना यहां पे। एक मिनट भाई, थोड़ा सा ये हो गया, ये ठीक है ना। चलो भाई ठीक है, यहां पे लिखेंगे प्लस में हम लिखेंगे K1 इंटू में CB की पावर 2, है ना। अब देखो भाई, है ना, अब इसकी वैल्यू को मैं किसके इक्वल पुट कर देता हूं, 0 के इक्वल। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है ना, बाई SSA आप लिख सकते हो, बाई स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसकी वैल्यू को मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो ये 0 हो गया यहां से, है ना। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, इस सीबी स्टार की वैल्यू निकाल के वहां पुट करूंगा मैं, ठीक है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, सीबी स्टार की वैल्यू निकालनी है। तो सीबी स्टार की वैल्यू देखना क्या इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। देखो इसको सबसे पहले तो ये कर लो, है ना, 0 के इक्वल पुट करना है ना इसको, यहां पे देखो 0। और अब देखना सबसे पहले, अब मैं, है ना, 0 के आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो ये चीज यहां पे आके -1 हो जाएगी, तो -K1 सीबी का हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसके इक्वल आ रहा होगा, इनमें से सीबी कांस्टेंट लो, इसमें से अगर आप सीबी स्टार को कॉमन लोगे, कॉमन लेना, सॉरी कांस्टेंट कह रहा हूं, तो ये आएगा -K1, यहां से बचेगा आपका सिर्फ सीबी, ठीक है। और इसके पूरा बाहर लग जाएगा कौन भाई, सीबी स्टार। कौन लग जाएगा, सीबी स्टार। इस पूरे को ले आओ इसके नीचे, तो ये आ गया -K1, है ना, सीबी की पावर 2 हो जाएगी, सीबी की पावर 2, है ना, यहां पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस हो गया, और ये आपका प्लस, ठीक है, यहां पे हो गया आपका सीबी, ये क्या हो गया आपका सीबी। तो ये वाली वैल्यू उठा के कहां पुट कर दो, अरे ये वाली देखो, इसको प्लस लिख दिया भाई यहां पे गलती से, यहां पे मैंने गलती से प्लस लिख दिया, माइनस ही आएगा, है ना। अरे यार, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले सकता हूं, इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई भाई आपका, ये आ गई आपका सीबी स्टार की वैल्यू, किसकी, सीबी स्टार की कंसंट्रेशन। अब देखो भाई इसके अंदर पुट करो यहां से, तो जैसे यहां पे इसके अंदर पुट करोगे तो K2 तो है ही, इसकी जगह आप आपको क्या पुट करना है ना, -K1 सीबी, यहां पे आपको पुट करना -K1 सीबी का स्क्वायर, है ना, सीबी का स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद क्या पुट करना, एक मिनट भाई, एक मिनट, उसके बाद क्या पुट करोगे, माइनस, है ना, K2 -K1, यहां क्या पुट करना है, K2 -K1 इंटू में सीबी, शायद सीबी है, हाँ। अब इसको सोल्व कर लेना भाई फर्दर, है ना, इसको सोल्व करोगे तो देखो ऊपर वाला ये माइनस मल्टीप्लाई में है भाई, कभी सोचो ये इसका क्या मल्टीप्लाई यहां से, तो यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा। इसको अगर आप देखोगे तो ये आ गया, देख लो, इसको अगर आप देखोगे तो ये आ गया आपका। देखो पूरा बड़ा क्वेश्चन होता है, लेंथी क्वेश्चन होता है। देखो K2
K2, K1 K1, CB का स्क्वायर माइनस K1। अच्छा माइनस, हाँ यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, कहाँ पे हुई है भाई ये मिस्टेक अपनी, यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी, ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक की, माइनस आएगा ये, अगर ये माइनस आएगा तो यहाँ पे भी ये माइनस K1 आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हो जाता है, आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को, ठीक है, ये आ गया जी। तो पहला तो सोल्व हो गया हमारा, ठीक है ना, पहला तो हमारा सोल्व हो गया कि हमने प्रूव कर दिया, लेकिन आपसे पूछेगा बताओ ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखो द अपरेंट फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ये आपको दिया भाई फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट एट दी सीबी कंसंट्रेशन ऑफ दिस, सीबी की कंसंट्रेशन भी दी आपको, ठीक है ना। ये बोला कि वैल्यू ऑफ के अपरेंट reaches 50% of its limiting value obtained at very high concentration of CB। क्या बोला गया भाई, very high concentration of CB। अगर CB की concentration very high है, अगर CB की concentration very high है, देखना इसको यहीं पे लिखता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि साथ के साथ, तो ये K हो गया भाई K, ठीक है, ये हो गया भाई आपका K2 इंटू में K1, यहाँ पे हो गया आपका CB, और ये क्या हो गया नीचे K-1 और यहां पे CB की कंसंट्रेशन। अब देखो भाई अगर ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है, CB की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, तो देख लो ये रहा CB कहां पे बन रहा है यहाँ पे, तो इससे मैं एक बात लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं इस K2 को निगलेक्ट कर सकता हूं, अगर CB की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बोला गया एट वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ CB, तो मैं इसको इस K2 को मैं निगलेक्ट कर दूंगा, जैसे मैं इसको निगलेक्ट करूंगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देखना भाई इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया भाई K अपने पास, ये क्या बच गया अपने पास K2 K1 और माइनस K1। अब बोला गया कि ये 50% है ना, 50% होगा जब मैक्सिमम होगी 50%, तो इसका 50% करोगे 1/2, ये आपका K2, ये आपका K1 और ये आपका माइनस K1, ये आपका माइनस K1, तो शायद ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोला था, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे अच्छा इसका रेशो निकालना था, फिर आपको इसका रेशो निकालना था, इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई, फिर यहाँ पे कितने 10 = -2, 10 = -2 पे इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, CB की कंसंट्रेशन ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ CB की कंसंट्रेशन आपको गिवन है। तो मैंने कहीं पे मिस्टेक की है क्या, इसमें मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दी या नहीं की, एट द, ठीक है, एट द CB concentration this the value of K apparent reaches 50% of limiting value, तो at very high concentration of CB the ratio of K2, तो ये आपको बताना था, बस इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा, इन द टर्म्स ऑफ K निकालना होगा, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा भाई क्वेश्चन आपका। अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन था, अच्छा एक और है, पहले 11 का क्वेश्चन है भाई, है ना, 11 का क्वेश्चन है एक और आपका, तो उसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखिए फॉर द रिएक्शन, है ना, फॉर द रिएक्शन R से P, यहां पे आपको ग्राफ बना के दिया गया, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 3 मिनट, है ना, यहाँ पे हाफ लाइफ भी आपको गिवन है, तो भाई बताओ कि T हाफ क्या होगा, है ना, बताओ कि T हाफ क्या होगा। देखना भाई कैसे किसको कैसे डील करेंगे। सबसे पहले R से P गए, यहाँ पे आपको 1/R वर्सेस T का ग्राफ बनाया गया है, जो कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, विद नेगेटिव स्लोप, यानी कि ये आपका एंटीलॉग R लिया, है ना, एंटीलॉग R, और यहाँ पे T लिया, ये आपका नेगेटिव आ रहा है। ये किसके लिए आया था भाई, ये ग्राफ किसके लिए आया था, मैंने पढ़ाया था आपको, है ना, तो ये आपका हो गया T। यहाँ पे आपके लिए बोला गया है कि हाफ लाइफ गिवन है, इसका नेगेटिव स्लोप है, ठीक है जी, नेगेटिव स्लोप, तो इसका हाफ लाइफ कितना गिवन है आपको, हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन इज 3 मिनट, कितना गिवन है, 3 मिनट आपको गिवन है। तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ के लिए ड्राइव करना है एक्सप्रेशन, तो कैसे ड्राइव करेंगे भाई हाफ लाइफ के लिए एक्सप्रेशन, इसके लिए तो इसके लिए हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर की यार साफ साफ पता लग रहा है, 0.693 बाई में K कर देंगे, बाई में क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ड्राइव क्या करना है इसमें, एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आ जाएगा भाई आपका। अच्छा यहाँ से आप K की इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप क्या आएगा भाई, इसका स्लोप आपका K आएगा, K क्या आएगा, K आएगा, रेट कांस्टेंट आएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू यहां से K की, तो 0.693, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो सोल्व कर लेना भाई 231, ये वाली वैल्यू आ जाएगी,
है ना, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आर टू डिक्रीज 10% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इसकी इनिशियल वैल्यू जो रही होगी उसका आपको 10% बताना है, ठीक है, उसका क्या बताना, टाइम बताना आपको, फाइनल टाइम जब आपका आर डिक्रीज कर गया होगा 10 टाइम पे। तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे तो मेंशन नहीं की गई है इसमें, तो अगर आप ग्राफ में देखोगे तो, लेकिन के आ गया है हमारे पास और टी हाफ आ गया है, तो इससे हम फिर फर्दर सोल्व कर सकते हैं भाई, इससे फिर हम आगे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसको कर लीजिएगा यार, ये सिंपल क्वेश्चन बनेगा फिर आपका, ठीक है। चलो भाई आगे हम बात करते जी, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जैम 2010 में पूछा था, ये भी आपका स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पे है। पूरा सोल्व नहीं करवाऊंगा लेकिन अप्रोच जरूर दूंगा, यहाँ पे पूरी अप्रोच दूंगा आपको, पूरा समझाऊंगा आपको कि क्या कहानी इसमें। बोला गया है कि हमारे पास एक रिएक्शन है, फॉर रिएक्शन H2 गैस प्लस में Br2 गैस 2HBr गैस बन रहा है, ये पूरा उसका मैकेनिज्म गिवन है ना। जैम 2020 में ये क्वेश्चन भी पूछा था इस टाइप, 2020 में इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन कौन सा स्टेप है, ये सब आपको गिवन है। यहाँ पे बोला राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर द टू इंटरमीडिएट्स H एंड Br। इसके लिए आपको भाई इक्वेशन लिखनी है, तो वही तरीका भाई, देखो कौन सा तरीका, अगर मैं आपको अप्रोच बताऊं कि कौन से तरीके से जाओगे, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, R1 क्या किसके इक्वल आ जाएगा, KI, मुझे ये भाई थोड़ा सा थाई पेपर ऐसा तो ऐसा ही मिला, तो KI हो जाएगा, यहाँ पे आपका Br2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका M हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर आप इसके लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, R2 ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, आपका KP के इक्वल, है ना। यहाँ पे Br रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे आपका H2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इसको लिखोगे तो ये बनेगा भाई आपका R3, ये किसके इक्वल आ गया भाई, आपका KP डैश और यहाँ पे H रेडिकल आ गया और आपका Br2 आ गया। इसी प्रकार भाई इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, R4, वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, आपका KR, है ना, उसके बाद H रेडिकल और HBr, ठीक है, HBr। इसके बाद भाई मैं क्या लिख सकता हूं यहां से KT, इस KT के लिए मैं क्या डिफाइन करूंगा, इसके लिए K5 वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, आपका, है ना, KT इंटू में Br का जो रेडिकल है उसकी पावर 2, Br का जो रेडिकल है उसकी पावर 2 और यहां पे आ जाएगा M, यहां पे आ जाएगा M। अब आपको क्या लिखना है भाई, इनके डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी, तो मैं एक की लिख के दिखा देता हूं। जैसे आपको लिखना है ना dH/dt, क्या लिखना है, dH/dt। और जो इंटरमीडिएट होते भाई वो एज ए प्रोडक्ट के तौर पर ही तो बनते हैं ना, स्टार्टिंग में थोड़ी नहीं होता इंटरमीडिएट, रिएक्शन शुरू होने के बाद बनता है वो। तो देखो भाई, है ना, H रेडिकल लिखना है ना, तो देखो H रेडिकल कहां पे आ रहा है, किस किस रिएक्शन में H रेडिकल आ रहा है, H रेडिकल किस किस रिएक्शन में आ रहा है, ये देखो। सबसे पहले भाई H रेडिकल आ रहा है यहां पे, ठीक है, उसके बाद यहां पे भी आ रहा है, उसके बाद यहां पे भी आ रहा है और उसके बाद इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो 3 में आ रहा है, तो तीनों का लिख दो उठा के कि ये भाई क्या है ये प्रोडक्ट ही, ये है प्रोडक्ट ही, और यहां पे प्रोडक्ट में लिखा हुआ, तो लिखो इसको KP लिखोगे, उसके बाद Br रेडिकल लिखोगे, उसके बाद आप H2 लिख रहे होगे, ठीक है, H2। उसके बाद क्या लिखोगे भाई यहाँ पे, अब ये होता प्रोडक्ट के टाइप के है लेकिन ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टेंट साइड, तो इसका नेगेटिव लिखोगे, माइनस, इसी में लिखो माइनस KP डैश और ये आ जाएगा आपका H रेडिकल और ये आ गया Br2, ये आ गया आपका Br2। उसके बाद यहां पे भी माइनस आएगा, माइनस K4, है ना, माइनस KR इंटू में लिखोगे H रेडिकल और HBr, ये फार्मूला आ गया भाई। इसी प्रकार आप किसका निकाल सकते हैं, Br रेडिकल का निकाल सकते हैं कि कहां पे आ रहा है। जैसे भाई यहां पे भी आ रहा है ना, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है और यहां पे सारों में आ रहा है, तो सारे लिखने पड़ेंगे। साइन का ध्यान रखना, Br2 भी प्रोडक्ट में होगा तो पॉजिटिव, रिएक्टेंट के साइड होगा तो नेगेटिव, ठीक है, इससे ये कर लोगे। उसके बाद देखना क्या क्वेश्चन बोला गया, use the steady state approximation, calculate the concentration of intermediate H radical and Br radical, obtained the rate law। तो क्या करना, ये जो वैल्यू निकाली ना, इसको 0 के इक्वल पुट कर दोगे, यहां से किसकी वैल्यू आएगी, H रेडिकल की। फिर इसी प्रकार Br का रेट निकाल के उसको भी 0 के इक्वल पुट कर दोगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, Br रेडिकल की। दोनों की वैल्यू आने के बाद किसी भी एक रेट ला एक्सप्रेशन आप बना देना। तो ये आपको करना पड़ेगा, ट्राई कर लेना भाई, मैंने पूरा आपको मेथड समझा दिया है। तो जी ये थी हमारी वीडियो और इसका सॉल्यूशन मैंने बहुत ही अच्छे से करवा दिया, आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। अब ये बताना जरूर है यार, इसको ना ज्यादा से ज्यादा लाइक आपको करना है, ठीक है यार। इस वीडियो के लिए देखो इतने जबरदस्त क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इतने जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं जैम 2010 से लेके और 20 तक के, और बिल्कुल पूरा टाइम लगा के, पूरा समझा के, ऐसे नहीं भाई इसका आंसर बता दिया जस्ट इसका आंसर, पूरा समझाया मैंने, ठीक है। इसके लिए यार ज्यादा लाइक का टारगेट तो नहीं रखते, लेकिन भाई इस वीडियो पे 500 लाइक तो बनते हैं यार, ठीक है। 500 लाइक कोई ज्यादा नहीं है,
500 लाइक, कोई ज्यादा नहीं, तो 500 लाइक इसके ऊपर चाहिए भाई मुझे, इस वीडियो के ऊपर। उसके बाद भाई आपने करने हैं अच्छे अच्छे कमेंट, ठीक है, बताना भाई ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, और पूरी प्रीवियस ईयर की आपको एक प्लेलिस्ट भी मिलेगी, तो कमेंट जरूर करना यार, मोटिवेशन लेवल काफी इंक्रीज होता है। उसके बाद आप एक और कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट हम किसके ऊपर वीडियो लेके आए, नेक्स्ट चैप्टर बताओ जिसके आप प्रीवियस ईयर चाहते हैं, कुछ इसी तरीके से, है ना, नेक्स्ट चैप्टर आपको कमेंट करना है। उसके बाद भाई अगर आपको लगा है कि भाई मेहनत मैं कर रहा हूं आप सभी के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, शेयर जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें भाई। आप सभी को इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।